हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज तदावगी और आज की जो वीडियो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है जून 2024 के लिए सेट 1, उसका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल्ड में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने है सीएमए फाइनल का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली जून 2024 के लिए सेट 1 इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का जो रेलिवेंट कंटेंट होता है वो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं। लाइक मैराथन सीरीज हो गई, फ्री टेस्ट सीरीज हो गई, सजेस्टेड आंसर हो गए जब आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का एक लिंक मिल जाएगा, वो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू चलती है। इसके अलावा मैं जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, अगर आपको उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी रिवीजन सीरीज वगैरह हम लेकर आते हैं वो हम यूट्यूब चैनल के थ्रू ही लेकर आते हैं। तो कोई भी नोट्स जो कि हम यूट्यूब पे आपको बोलते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हो, उस सारे के सारे नोट्स आपको हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिलेंगे। और मोबाइल ऐप पे जाकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो रिवीजन सीरीज के नोट्स हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर के नोट्स हैं, तो जो भी नोट्स हम आपको बोल रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे, भले ही वहां पे प्राइसेस क्यों ना शो हो रहे हो। बाकी अगर आपको कोई रीजनेबल प्राइसेस पे क्लासेस बाई करनी है, वीडियो क्लासेस, वो भी आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू बाई कर सकते हो। अगर मोबाइल में देखनी है मोबाइल ऐप से बाई कीजिए, लैपटॉप में देखनी है हमारी वेबसाइट पे जाइए commercelexus.com, वहां पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमक्यूपी सेट 1 जून 2024। सर जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है एग्जाम का 3 घंटे हमें मिलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और 100 नंबर का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना होता है। 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। सेक्शन ए में एक कंपलसरी क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन है, जिसमें 15 एमसीक्यू दिए गए आपको 2 मार्क्स के। 15 एमसीक्यू है 2 नंबर के, जिसमें कुछ थ्योरी है कुछ प्रैक्टिकल है। और जो सेक्शन बी है उसमें आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। तो सेक्शन ए 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, तो 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंगली इस तरीके से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। काफी सारे बच्चे थियोरिटिकल पोर्शन को लेकर ज्यादा परेशान है एसएफएम के, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, थियोरिटिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि अगर आप सेक्शन बी ध्यान से देखोगे तो आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा का पूरा 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा प्रैक्टिकल है 14 मार्क्स का। तो सर अपना काम तो हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 5 ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और ये 70 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। इवन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी पूरा पूरा प्रैक्टिकल है। केवल एक क्वेश्चन थ्योरी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 को आप स्किप कर दो, तो आपको थ्योरी में परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग वाले 15x2, उसमें कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल है, और उसकी थ्योरी अटेम्प्ट करने के लिए सिंपली मैं ये कहूंगा, आप अपने स्टडी मटेरियल के चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू गिवन होते हैं वो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है फिलहाल के लिए, क्योंकि न्यू सिलेबस है, इंस्टीट्यूट इधर उधर से नहीं, उन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। हालांकि जो आपके सिलेबस में थ्योरी टॉपिक्स है, लाइक सिक्योरिटाइजेशन हो गया, डिजिटल फाइनेंस हो गया, वो हम अपनी क्लासेस में तो करवा रहे हैं। जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको पता है, डिजिटल फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हम अपनी क्लासेस में करवा रहे हैं। बट उसको लेकर ज्यादा परेशान ना हो कि सर इनको करना है कि नहीं करना। कर लो, एक बार रीड आउट कर लो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रांग है
और अगर आपने प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा पूरा कवर किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 15 MCQ ऑफ 2 मार्क्स ईच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिसमें पहला MCQ आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है, वो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से, जिसको आप कैपिटल बस्टिंग के नाम से भी जानते हो। द IRR ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 10%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। इफ द एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स इज 1,30,000, एनुअल कैश इनफ्लो 1,30,000 है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का रहेगा। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो जब आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हो तो वहां पे आपका एक फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं आपके लिए ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लूं। तो सर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी एट IRR का फॉर्मूला होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो। आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और लाइफ है इसकी 4 इयर्स की, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 4 साल का हमने एन्युटी फैक्टर निकाला जो कि 3.1699 कैलकुलेट होके आ गया। 3.1699 आ गया इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है और एनुअल कैश इनफ्लो आपके पास गिवन 1,30,000। अकॉर्डिंगली आपको यहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा 4,12,100, 4,12,100 के अप्रॉक्स आएगा। तो योर आंसर विल बी, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकेंड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। रिगार्डिंग द रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक, पॉइंट नंबर 1, in the certainty equivalent method, if there is high degree of correlation between the cash flows for the entire project life, the certainty equivalent coefficient is taken as 1 for all the years. Sir coefficient 1 तो हम लेते ही नहीं है, तो this is the false। हम जानना चाह रहे हैं कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहला ट्रू नहीं है। सेकेंड, इन सेंसिटिविटी एनालिसिस द इंपैक्ट ऑफ द चेंजेस इन वन और मोर वेरिएबल ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट इज स्टडीड। सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब सेकंड पॉइंट भी गलत है। तो कौन सा ट्रू नहीं है, पहला भी ट्रू नहीं है फिलहाल के लिए, दूसरा भी ट्रू नहीं है। तीसरा, सिमुलेशन डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सर सिमुलेशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, बट द यूजर ऑफ द टेक्निक हैज टू जनरेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट टू चूज द ऑप्टिमल ऑप्शन। सर बिल्कुल ठीक बात है, सिमुलेशन कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो जनरेट नहीं करता है। तो तीसरा जो है दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, जबकि क्वेश्चन जानना चाह रहा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो पहला और दूसरा ट्रू नहीं है, तो योर आंसर विल बी सी। ये जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी एक PDF फाइल में यहां पे डाल दिए हैं। अगर आपको इस PDF फाइल का डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में MQP जून 2024 का आपको एक कोर्स दिखेगा, उस पे प्राइसेस लिखे हुए होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस पे आप क्लिक कीजिए और कंटेंट में जाके आप SFM का ये जो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और जो आपको मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं यहाँ पे वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है इसके। थर्ड पॉइंट, अगेन ए प्रैक्टिकल, गिवन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन 1600। कहते हैं जब हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉफिट की वैल्यू है 1600 एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन 300 और परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वैल्यू है 300। तो फिर बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना होगा विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो सर 1600 तो विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, 300 रुपए परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वैल्यू है, तो विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो गया 1600 और 300 1900 रुपए। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 1900। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 1900। पॉइंट नंबर 4, द टाइप ऑफ लीज दैट इंक्लूड्स ए थर्ड पार्टी ए लेंडर इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ लीज है जिसमें एक थर्ड पार्टी लेंडर भी होता है। सर लेवरेज्ड लीज होता है जिसमें आपको एक थर्ड पार्टी लेंडर के नाम से भी देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ, द करंट प्राइस इज ₹100, P0 पता चल गया आपको 100 रुपए है।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, आपको के ही पता चल गया 20% है। डिविडेंड पेड कर रहे हो आप 3 रुपए ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 3 रुपए का डिविडेंड है डी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, बताओ कितना होगा। तो सर सिंपल P0 का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में के माइनस जी, जिसको सॉल्व करके आप इजीली यहां पे G कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला लगाया P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन में के माइनस जी। P0 क्वेश्चन में गिवन था 100 रुपीज का, लिख दिया। D1 3 रुपए, के 20% माइनस जी, तो जी यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो सर ये 17% कैलकुलेट होके आ रहा है। तो योर फाइनल आंसर विल बी डी 17%। डी विल बी योर करेक्ट आंसर 17%। पहले जो 5 एमसीक्यू थे उसमें आपको 3 एमसीक्यू प्रैक्टिकल मिल गए और 2 थ्योरी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इन द बुल मार्केट द स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ईच पीक इज हायर देन द प्रीवियस पीक, ईच बॉटम इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम, या बोथ बी एंड सी। सर बुल मार्केट में आपको ईच पीक हायर देन प्रीवियस पीक देखने को मिलता है और ईच बॉटम हायर देन प्रीवियस बॉटम देखने को मिलता है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट 7th एमसीक्यू, मिस्टर एक्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट के, द डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक इज 2, डिविडेंड 2 रुपए, एंड द प्रेजेंट प्राइस इज 50, प्रेजेंट प्राइस है 50 का, व्हाट शुड बी द फ्यूचर प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो सर अगर आपको फ्यूचर प्राइस निकालना है, P1 निकालना है, तो फॉर्मूला होता है P0 इंटू 1 प्लस के माइनस में D1। तो P1 इज इक्वल टू P0 है 50 इंटू 1 प्लस 20% माइनस में 2। P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। P0 गिवन है 50, 1 प्लस के का रेट है 20%, डिविडेंड है 2 रुपए, तो ये आपका फाइनल प्राइस आएगा 58। 58 will be your correct answer. B will be your correct answer. B will be your correct answer. Next 8th, YTM yield to maturity is same as NPV, IRR, geometric mean, both B and C. तो सर yield to maturity जो है वो IRR की तरह भी कैलकुलेट हो सकता है, तो geometric mean की तरह भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 8 का आंसर होगा आपका D, both B and C, both B and C. नेक्स्ट 9th, कहते हैं अगर हमारे पास ओपनिंग यूनिट 1,25,000 हो, हमने सब्सक्राइब कर ली 2 लाख, तो 1,25,000 प्लस 2 लाख हमारे पास 3,25,000 यूनिट हो गई। यूनिट रिडीम कर दी 50,000, 3,25,000 में से 50,000 आपने रिडीम कर दी तो बच गई 2,75,000 यूनिट। तो क्लोजिंग यूनिट कितनी होगी सर? बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 2,75,000 यूनिट आपके पास क्लोजिंग यूनिट्स में रहेगी। नेक्स्ट 10th, a portfolio comprises 2 securities and the expected return on them is 12% और 16% का रिटर्न आएगा। आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न बताना है। अगर पहली सिक्योरिटी 40% है तो सर सिंपल सी बात है 12 का 40% होगा, और सेकंड जो सिक्योरिटी उस पर रिटर्न 16 है और ऑटोमेटिकली वो कितना बच गया? 60% बच गया। तो 12 चौको 48 होता है 4.8 और ये आ गया 9.6, 14.4% विल बी योर फाइनल आंसर। 14.4% C will be your correct answer, final answer. Next 11th, an investor buys 100 shares of a sugar mill at ₹210 per share. एक इन्वेस्टर ने 100 शेयर खरीद लिए 210 के हिसाब से, एंड द सेम टाइम राइट ए September 250 कॉल एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। 20 रुपए का प्रीमियम लेकर एक कॉल ऑप्शन लिखकर दे दिया 250 के हिसाब से एक्सपायरेशन डेट पे। अब कहते हैं अगर एक्सपायरेशन डेट पे 280 रुपए का प्राइस हो गया तो नेट गेन या लॉस क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, 210 रुपए का शेयर आपने खरीदा था, लास्ट में 280 हो गया तो 70 रुपए का तो ये फायदा हो गया। देन आपने क्या किया था, एक कॉल ऑप्शन लिख कर दिया था। अगर आप कॉल ऑप्शन लिख के देते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है, तो 20 रुपए का आपको प्रीमियम मिलेगा। लेकिन 280 रुपए का आइटम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 250 में देना पड़ेगा, तो आपको 30 रुपए का यहां पे नुकसान होगा। तो 70 और 20 90 का फायदा है और 30 का नुकसान है, तो नेट जो गेन होगा वो होगा 60 रुपी पर शेयर। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 60 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th, with respect to capital market theory,
with respect to capital market theory the average beta of all assets in the market is। तो सर जो मार्केट होता है हमें पता है मार्केट का बीटा तो 1 ही होता है, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। नेक्स्ट 13 फॉरेक्स में से द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट 45.20। यूएस डॉलर इंडिया में चल रहा है 45.20, मतलब रुपी पर डॉलर है 45.2, एक डॉलर मतलब 45.2। अगर इंटरेस्ट रेट फॉर ए 6 month बोरोइंग इन इंडिया इज 10% एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रेट इन यूएसए 4%, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% का है, यूएसए में 4%। ध्यान देना पीरियड जरूर लिखा हुआ होता है 6 महीने 3 महीने, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये हमेशा पर एनम होते हैं। तो मतलब ये 10% जो है वो 6 महीने के लिए 5% कंसिडर किया जाएगा, और यूएसए का जो रेट है 4% वो 6 महीने के लिए 2% कंसिडर किया जाएगा। व्हाट वुड बी द फॉरवर्ड रेट, प्रीमियम या डिस्काउंट? आपको बताना है कि फॉरवर्ड प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, जो भी आपका फॉरवर्ड रेट होगा। तो सर इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, हम आईआरपीटी यूज करते हैं इसके लिए, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, जिसका फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। फॉरवर्ड रेट मैं ले रहा हूं यहाँ पे रुपी पर डॉलर, क्योंकि स्पॉट रेट गिवन है रुपी पर डॉलर अपने पास, तो जो रुपी है उसका इंटरेस्ट रेट न्यूमरेटर में आएगा और डॉलर का डिनोमिनेटर में आएगा। फॉरवर्ड रेट अपने को कैलकुलेट करना है, स्पॉट रेट क्वेश्चन में गिवन था 45.2 इज इक्वल टू, इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन अपने को 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो सर 6 मंथ के लिए 10% हो जाएगा 5%, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 0.10 इंटू 6 अपॉन में 12 करोगे तो ये 5%। यूएसए का रेट है 4%, तो 1 प्लस 0.04 इंटू 6 अपॉन में 12 करोगे 2% आ जाएगा। 45.2 इंटू 1.05 और एफ आर इंटू 1.02, इसको सॉल्व किया तो फॉरवर्ड रेट आया 46.53। सर स्पॉट रेट आपका 45.2 जो कि फॉरवर्ड में देखने को मिलेगा 46.53, तो 46.53 माइनस 45.2 डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इंटू 100 किया, लेकिन ये 6 महीने का रेट आएगा, लेकिन अपने को जो रेट बताने होते हैं वो हमेशा एनुअली निकलते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में 6 कर दिया, तो दैट विल बी 5.88%। इसका पीडीएफ आप हमसे डिमांड कर सकते हो, डिमांड भी क्या करना है, मोबाइल ऐप पे जाके सीधा सीधा आप डाउनलोड कर लीजिए। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 5.88%। 14th MCQ, प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इन्वॉल्व फिक्स्ड टू फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग या करेंसी। तो सर प्लेन वनीला में फिक्स्ड टू फ्लोटिंग होता है, एक पार्टी फिक्स्ड रेट पे होती है, दूसरी पार्टी फ्लोटिंग पे होती है, उन दोनों में ट्रांजेक्शन करा के स्वैपिंग की जाती है। और लास्ट जो एमसीक्यू है 15, दैट इज टेन्योर इंडेक्स, द पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम है 12% एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एंड द पोर्टफोलियो ऑफ 4 and 3। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, बीटा जो है 1.5 है, टेन्योर इंडेक्स बताओ। तो सर टेन्योर जो है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई मतलब ही नहीं होता, उनका सिंपल फॉर्मूला होता है रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय बीटा, तो 12 अपॉन में 1.5 करोगे, योर आंसर विल बी 8। टेन्योर को स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सीधा सीधा फॉर्मूला बताते हैं रिस्क प्रीमियम अपॉन में बीटा वैल्यू, तो 12 अपॉन में 1.5, 8 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए में 15 एमसीक्यू दिए गए 2 मार्क्स के। अब अगर मैं इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी का थोड़ा सा एनालिसिस आपको कराऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 क्वेश्चन तो प्योर प्रैक्टिकल है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड। 9 क्वेश्चन तो प्योर प्रैक्टिकल है, कैलकुलेशन बेस्ड। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आप थ्योरी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त ही पढ़ते हैं मार्केट का बीटा 1 होता है, तो इसको भी आप प्रैक्टिकल कह सकते हो। 10 प्रैक्टिकल है। इसके अलावा YTM जो है इसका भी हमें पता होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सर IRR, ज्योमेट्रिक मीन ये सब अप्लाई होता है। चलो फिर भी मैं इसको कंसीडर नहीं करता प्रैक्टिकल में, बट फिर भी वी कैन से सर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, 5 थ्योरी है। इसका मतलब ये है 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, 20 नंबर का एमसीक्यू और 70 मार्क्स का सेक्शन बी में, और 10 नंबर का अपने को थ्योरी एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। उसके लिए मैं अगेन बार बार कहूंगा, आपके स्टडी मटेरियल के चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू गिवन है
वो आप कर लोगे तो भी आप इजीली चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। 100 में से 100 नंबर आप एसएफएम के अंदर लेकर आ सकते हो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है प्रैक्टिकल को लेकर ज्यादा, और थ्योरेटिकल भी आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हो थ्योरी में तो आप लेकर आ सकते हो। अदरवाइज देखो थ्योरी पढ़ने को कितनी भी पढ़ लो, एसएफएम की थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है, बट एसएफएम की थ्योरी में टाइम वेस्ट करने का बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट भी नहीं। प्रैक्टिकल तो करना ही करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल में मैं ये कहूंगा प्रैक्टिकल में अपने को सब कुछ आना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना आता हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप एसएफएम के अंदर स्कोर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं तो सेक्शन बी में अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 7 में से। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, जिसमें दो दो पार्ट बना दिए 7 मार्क्स के। अगेन मैं कहूंगा इसमें केवल और केवल एक क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी है, बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकल है। तो आप इजीली इसमें 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया, और पार्ट बी जो है वो लीजिंग डिसीजन में से 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सेल लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी is planning to introduce a new product with a projected life of 8 years। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एग्जिस्टिंग अगर बात करोगे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और वो प्लान कर रही है कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसकी लाइफ 8 साल की होगी, क्वेश्चन 8 साल तक चलेगा। इनिशियल इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी 120 लाख, और एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10 लाख विल बी नीडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर का मतलब होता है एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में, दैट इज थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 10 लाख रुपए की एडिशनल इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी। तो ये 120 लाख रुपए आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो है, और ये जो 10 लाख है वो हम सेकेंड ईयर के एंड में एडजस्टमेंट करेंगे। एट द एंड ऑफ 8 years द ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव रीसेल वैल्यू इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ रिमूवल। कहते हैं जो इक्विपमेंट इनिशियल होगा वो जितने में बिकेगी उतना ही उसको हटाने का खर्चा आएगा, मतलब अपनी जेब में कुछ नहीं आने वाला। बट द एडिशनल इक्विपमेंट वुड बी सोल्ड फॉर ₹1 लाख, लेकिन ये जो एडिशनल इक्विपमेंट है वो आपका 1 लाख रुपए में बिक जाएगा। ये हम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए। 120 लाख पे 8 साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और ये जो 10 लाख है इस पे 6 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आपको इसको खरीदा है। वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹15 लाख विल बी नीडेड। 15 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी जो हम इनिशियल कैश आउटफ्लो में डाल देंगे। द 100% कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज ऑफ 4 लाख यूनिट्स पर एनम। 4 लाख यूनिट बनाने की आपकी कैपेसिटी है, लेकिन बट द प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड आर एज अंडर। पहले साल में आप 20% मतलब 4 लाख का 20% 80,000 यूनिट बनाओगे। सेकेंड ईयर में 30% बनाओगे तो 1,20,000 यूनिट बना लोगे। तीसरे, चौथे और 5वें साल में 4 लाख का 75% मतलब 3-3 लाख यूनिट बनाओगे, और 6, 7, 8 में 50% मतलब 2-2 लाख यूनिट आप बनाने वाले हो। ए सेल प्राइस ऑफ ₹100 पर यूनिट विद ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ 60% इज लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड। तो 100 रुपए का 60%, 60 रुपए का आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कमा सकते हो, मतलब 40 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट आर लाइकली टू बी 16 लाख पर एनम आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। इन एडिशन टू दिस द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इनकर्ड एज अंडर। आपके एडवर्टीजमेंट के खर्चे होंगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6, 7, 8 ईयर में, आपको अलग अलग बता दिए। टैक्स का रेट आपको 40% अप्लाई करना है। डेप्रीशिएशन के लिए एसएलएम मेथड अप्लाई करना है जो कि टैक्स के लिए भी वैलिड है, और 15% आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट लेते हुए हमें बताना है कि शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। आप देख सकते हो क्वेश्चन में एक्सेप्टेंस के लिए किसी मेथड का नाम तो गिवन है नहीं, तो हम एनपीवी टेक्निक यूज करके चलेंगे। एनपीवी टेक्निक यूज करने से पहले हम 3 चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं: इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो। इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना लिया है। तो सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो की बात करें तो 2 फिगर्स है सर, 120 लाख रुपए का इक्विपमेंट और 15 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल, 135 लाख रुपए, 135 लाख जो है वो आपकी यहाँ पे
कॉस्ट होने वाली है। 135 लाख जो है वो आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो आने वाला है। इसके बाद अगर एनुअल कैश इनफ्लो की तरफ चलें तो आप देख सकते हो यहां पे फर्स्ट ईयर अलग है, सेकंड ईयर अलग है। 3 to 5 सेम फिगर्स है, 6 to 8 सेम फिगर है और एक पर्टिकुलर। तो 5 कॉलम में आप अपना स्टेटमेंट बना सकते हो एनुअल कैश इनफ्लो का। ईयर 1 to 8 पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3, 4, 5 ईयर, 6, 7, 8। और मैंने ब्रैकेट में यहां पे नंबर ऑफ यूनिट लिख दी है जो मैंने यहां पे कैलकुलेट की थी, 80,000, 1 लाख, 20,000, 3 लाख और 2 लाख यूनिट। सबसे पहले आप यहां पे कंट्रीब्यूशन ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोला था कि 100 रुपए का 60% मतलब 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट लिख दिया। 80,000 इंटू 60, 1,20,000 इंटू 60, 3 लाख इंटू 60, 2 लाख इंटू 60 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, 16 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, 16 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे। साथ में मैंने यहां पे डेप्रीशिएशन भी माइनस किया है। डेप्रीशिएशन की अगर बात करें तो ये जो 120 लाख रुपए है इसकी 8 साल की लाइफ है, कुछ मिलना नहीं है। तो सर 120 लाख को 8 साल में डेप्रीशिएट करने का मतलब 15-15 लाख रुपए। तो पहले और दूसरे साल में तो ये 15-15 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन रहेगा। तीसरे साल में 15 लाख वाला डेप्रीशिएशन तो हो गई, लेकिन साथ में आपने लगा दिए हैं 10 लाख रुपए जिसको बेचकर 1 लाख मिल जाएगा। तो सर 10 लाख 6 साल की लाइफ बची है, माइनस हो गया 1 लाख साल्वेज वैल्यू, डिवाइड बाई 6 साल बचे हैं तो 1.5 लाख रुपए ये हो गया। तो 15 लाख का डेप्रीशिएशन इस पे लग रहा था, 1.5 लाख का इस पे, तो टोटल हो गया 1650। तो आगे आपका डेप्रीशिएशन चलेगा 1650, 1650, 16,50,000 और 16,50,000 का आपका डेप्रीशिएशन चलेगा। डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन मैंने आगे आपको यहां पे शो कर दिया। इसके बाद आपका एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी था, 30, 15, 10, 4। तो कॉपी पेस्ट करना है, 30 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 4 लाख। आप अपना अर्निंग बिफोर टैक्स पे पहुंच जाओगे। अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करोगे टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। टैक्स माइनस कर दिया एट द रेट ऑफ 40%, तो हम अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स पे पहुंच गए। अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीशिएशन एड बैक करते हो, तो इसमें डेप्रीशिएशन की जो फिगर आपने ऊपर माइनस करी है वो एड बैक कर लेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 10 लाख रुपए ये सेकंड ईयर के एंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सेकंड ईयर में से ये 10 लाख रुपए माइनस कर दो। अकॉर्डिंगली आप अपना एनुअल कैश इनफ्लोज पे पहुंच जाओगे। टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो टर्मिनल में 1 लाख रुपए तो ये मिलेंगे, साथ में आप 15 लाख का वर्किंग कैपिटल रिलीज करा लोगे तो 16 लाख रुपए आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो आएगा। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की जरूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मैंने स्टेटमेंट यहां पे बना दिया है। ईयर अलग अलग ही लिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिगर्स कॉपी कर लिए यहां से। फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में 20,60,000, 3, 4 और 5 ईयर में 99, 99, 99, देन 6, 7 ईयर में 66, 60, 66, 60 और जो 8th ईयर है उसमें 66, 60 तो आएगा ही, साथ में टर्मिनल भी आएगा, तो ये 16 लाख भी इसमें ऐड कर दिया। तो 8th ईयर में ये फिगर आ जाएगी। इसी वजह से मैंने क्या किया, अलग अलग ही ले लिए, क्योंकि मैं अगर चाहता तो 3 to 5 सेम ले सकता था, 6 to 7 एक साथ ले सकता था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% के अप्लाई करने थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 15% था, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर दिए 15% के। आप कैलकुलेटर में चाहो तो 1 डिवाइड बाई 1.15 करके ईच ईयर का फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके टोटल किया तो यह आया 2 करोड़ 69,06,642। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। लेकर आया एनपीवी का फॉर्मूला लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, और इनिशियल कैश आउटफ्लो एज पर क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया था 135 लाख, माइनस किया तो ये पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अपनी क्लासेस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर में कराया, सेम क्वेश्चन विदाउट एनी फिगर चेंज। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है अपनी क्लासेस में। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ बढ़े, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वो लीजिंग डिसीजन के चैप्टर में से 7 मार्क्स की वेटेज का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, बीटा लिमिटेड is considering the acquisition of a personal computer costing ₹50,000
एक कंपनी है बीटा लिमिटेड, इनको एक पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत है जो 50,000 रुपए में इनको मिल सकता है। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 ईयर, इसकी लाइफ 5 साल रहेगी। द कंपनी प्लान टू एक्वायर द सेम आइदर बाय बोरोइंग ₹50,000 फ्रॉम इट्स बैंकर एट 15% इंटरेस्ट पर एनम या फिर ऑन लीज। कंपनी अब सोच रही है, एक तो ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि हम 50,000 रुपए का लोन ले लेते हैं, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और ये कंप्यूटर खरीद लेते हैं, या फिर ये कंप्यूटर हम लीज पे ले लेते हैं खरीदने के बजाय। द कंपनी विशेस टू नो द लीज रेंटल टू बी पेड एनुअली विच मैच द लोन ऑप्शन। क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहे कितना लीज रेंट पे किया जाए ताकि वो लोन ऑप्शन के साथ मैच कर जाए, मतलब दोनों में हमारी जो कॉस्टिंग वो सेम हो। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन विल बी पेड इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। सर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको हम यहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं। मतलब 50,000 रुपए का अगर लोन होगा तो हर साल हम 10,000 रुपए पे करने वाले हैं। इंटरेस्ट, लीज रेंटल, प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये जो भी पेमेंट है वो कब पे होंगे, आर टू बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। ठीक है। द फुल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर 50,000 रुपए विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द इफेक्टिव लाइफ ऑफ कंप्यूटर ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड द सेम विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पज। मतलब डेप्रिशिएशन होने वाला है 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का डेप्रिशिएशन होने वाला है, 10,000 रुपए का डेप्रिशिएशन होने वाला है। और टैक्स की मैं बात करूं तो कंपनीज इफेक्टिव टैक्स रेट इज 40%। सर अगर डेप्रिशिएशन 10,000 रुपए होगा, 40% टैक्स, तो इसका मतलब अपने को हर साल 4-4 हजार रुपए की टैक्स सेविंग होने वाली है। तो आप टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन लिख सकते हो 4,000 रुपए। द कंप्यूटर विल बी सोल्ड फॉर ₹1,700 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5वें साल के एंड में कंप्यूटर बिक जाएगा 1,700 में, जो आपका प्रॉफिट ही होगा क्योंकि आपने राइट ऑफ तो पूरा कर दिया था। एंड द कमीशन ऑन सच सेल इज 9% ऑन सेल वैल्यू। सर 1,700 रुपए में बिकेगा बट अपनी जेब में 1,700 नहीं आएगा क्योंकि 9% आपका कमीशन चला गया, तो 1,547 रुपए अपनी जेब में आएगा। और जो 1,547 रुपए अपनी जेब में आएगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 1,547 का 40% आपको टैक्स देना पड़ेगा 619 रुपए का, 619 रुपए का। क्वेश्चन वही चाहता है जो ऊपर बोला था, नीचे दोबारा बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनुअल लीज रेंटल पेबल बाय बीटा लिमिटेड विच विल रिजल्ट इन इनडिफरेंस टू द लोन ऑप्शन। इनडिफरेंस टू द लोन ऑप्शन कह दो, मैच द लोन ऑप्शन कह दो, एक ही बात है। तो सर हम इसके लिए दो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोन लेकर इस कंप्यूटर को खरीदे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, तो इसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का स्टेटमेंट बनाते हैं इन केस ऑफ लोन ऑप्शन। ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन आपके लिए बनाया हुआ है। 5 साल का कंप्यूटर है तो कॉलम लेने पड़ेंगे 6, पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5। सर सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था 50,000 का जो लोन है प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट में जाएगा तो 10,000 रुपए आपको पेमेंट करना है, 10,000 आपको पेमेंट करना है। साथ में आप इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का रेट क्या है, 15%। सर पहले तो 50,000 का लोन है तो 50,000 का 15% आपको 7,500 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर आपने 10,000 रुपए लौटा दिए तो 40,000 का 15% देना पड़ेगा 6,000। फिर 10,000 लौटा दिए तो सर 30,000 का 15% 4,500। फिर 10,000 लौटा दिए तो 20,000 का 15% 3,000। फिर 10,000 लौटा दिए तो 10,000 का 15% 1,500। इसके अलावा जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो इस पे आपको टैक्स सेविंग मिल जाती है। टैक्स का रेट 40% है तो 7,500 का 40% 3,000 टैक्स बेनिफिट, 6,000 का 40% 2,400 रुपए टैक्स बेनिफिट, 4,500 का 40% 1,800 रुपए टैक्स बेनिफिट, 3,000 का 40% 1,200 रुपए का टैक्स बेनिफिट और 1,500 का 40% 600 का टैक्स बेनिफिट। इक्विपमेंट आपका है, कंप्यूटर आपका है, डेप्रिशिएशन क्लेम करोगे 50,000 को राइट ऑफ कर देना है 5 साल में, 10,000 रुपए का डेप्रिशिएशन लगेगा। लेकिन सर हम यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल रहे होते हैं, डेप्रिशिएशन पे केवल टैक्स सेविंग हम क्लेम करते हैं। 10,000 का डेप्रिशिएशन होगा, 40% का टैक्स रेट है तो हर साल आपको 4-4 हजार रुपए की टैक्स सेविंग मिल जाएगी ऑन डेप्रिशिएशन। लास्ट में जाके आप इस एसेट को बेचने वाले हो कितने में, 1,700 में, जिसमें 9% कमीशन चला जाएगा
तो आपकी जेब में आएगा 1547, लेकिन ये 1547 आपका बेनिफिट है जिसकी वजह से इस पे 40% 619 रुपए का आपको 5th ईयर के एंड में टैक्स पे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको यहां पे आपके हर साल के कैश आउटफ्लो पता चल जाएंगे। ये जो कैश आउटफ्लो अपने को चाहिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो सर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, सर क्वेश्चन में कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट तो है नहीं, 15% का 15%, अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है यहाँ पे 9%, चलो ठीक है 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 9%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 9%, फैक्टर अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ ईच ईयर आ गया। एडिशन कर लोगे तो आपको लोन ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पता चल जाएगा। अगर मैं लीज पे लेता हूं तो सर मुझे लीज रेंट पे करना पड़ेगा, कितना तो हमें पता तो है नहीं कितना, तो हम इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। और फैक्टर सर 5 साल के फैक्टर का एडिशन, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आपको पता चल जाएगा। जब आप लीज रेंट पे करोगे तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 40%, तो इसका 40% ये आपका टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन दैट विल बी दिस वन। क्वेश्चन का मैच करवाना है तो 2.33376x को 33838 के इक्वल रख दो और इक्वल रख के x सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। ये सारी वर्किंग है, इंटरेस्ट की वर्किंग है, ये इक्वल रख के कैलकुलेशन कर दिया 14,500 रुपए। सर अगर ईच ईयर लीज रेंटल पे किया जाए 14,500, तो जो हमारी लीज के केस में कॉस्ट आएगी दैट कॉस्ट विल बी इन द सेम इन लोन ऑप्शन। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो, और जब हम दोनों में से कोई ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं तो इसी को तो इन डिफरेंस बोला जाता है। सेम क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ है, सेम फिगर्स सब कुछ सेम। लीज के चैप्टर में आप जाके चेक कर सकते हो, जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ये सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम, कोई एक सिंगल फिगर में भी डिफरेंस नहीं था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए 7 मार्क्स और पार्ट बी 7 मार्क्स। पार्ट ए जो है वो रखा गया इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल में से, और पार्ट बी जो है वो रखा गया आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A, a company is considering two mutually exclusive project X and Y। प्रोजेक्ट X की कॉस्ट होगी 3 लाख रुपए और प्रोजेक्ट Y की कॉस्ट होगी 3,60,000। इनिशियल कैश आउटफ्लो पता चल गया आपको X और Y के। यू हैव बीन गिवन बिलो द एनपीवी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोजेक्ट। आपको यहां पे एनपीवी गिवन है हर एक प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन विद देयर प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोजेक्ट एक्स से आपको 30,000 का एनपीवी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 60,000 मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 1,20,000 हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, और 1,50,000 हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। सिमिलरली प्रोजेक्ट वाई से आपको 30,000 का एनपीवी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.2 रहेगी, 60,000 का एनपीवी जनरेट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.3 रहेगी, 1,20,000 का एनपीवी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.3 रहेगी, और 1,50,000 का एनपीवी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.2 रहेगी। क्वेश्चन क्या चाहते हैं? क्वेश्चन चाहते हैं कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। प्रोजेक्ट एक्स और वाई का एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है। देन कंप्यूट द रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट, और रिस्क का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है। विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर रिस्कियर, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर है बताओ और क्यों, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है वो। और कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपको लास्ट में निकाल के बताना है। इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो प्रोजेक्ट एक्स, सबसे पहले हम यहां पे एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर एनपीवी कॉपी करो, प्रोबेबिलिटी कॉपी करो। एनपीवी कॉपी किया और इसकी प्रोबेबिलिटी कॉपी कर ली।
सिंपली आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम अप करना होता है। 30,000 2.1, 60,000 2.4, 1,20,000 2.4, 1,50,000 2.1, इन चारों अमाउंट का टोटल कर लोगे, आपको आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी पता चल जाएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी पता चल जाएगा। इसके बाद आपको रिस्क चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते हैं। सर 30,000 माइनस 90,000 माइनस 60,000, 60,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000, 1,20,000 माइनस 90,000 पॉजिटिव 30,000 और 1,50,000 माइनस 90,000 पॉजिटिव 60,000। इसका स्क्वायर कर लो, माइनस 60,000 का स्क्वायर माइनस 30,000 का स्क्वायर, 30,000 का स्क्वायर और 60,000 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इसका सम अप कर दोगे तो ये आपको आपका वेरिएंस पता चल जाता है, ये आपको आपका वेरिएंस पता चल जाता है, ये आपको आपका वेरिएंस पता चल जाता है। और इसका जब रूट करोगे, जब आप इसका रूट करोगे, जब आप इसका रूट करोगे तो आपको आपका, जब आप इसका रूट करोगे तो आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगा। सेम कैलकुलेशन आपको y के लिए करनी है। एक्सपेक्टेड एनपीवी कॉपी करेंगे, 30, 60, 120, 150 और इसकी प्रोबेबिलिटी कॉपी करेंगे। 30,000 2.2, 60,000 2.3, 1,20,000 2.3, 1,50,000 2.3। सर एक्सपेक्टेड एनपीवी दोनों का ही 90,000 हजार रुपए, एक्सपेक्टेड एनपीवी दोनों का ही 90,000 हजार रुपए। देन डेविएशन निकालो, 30,000 माइनस 90,000 माइनस 60,000, 60,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000, 1,20,000 माइनस 90,000 पॉजिटिव 30,000, 1,50,000 माइनस 90,000 पॉजिटिव 60,000। इसका स्क्वायर कर लो, माइनस 60,000 का स्क्वायर माइनस 30,000 का स्क्वायर, 30,000 का स्क्वायर और 60,000 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 इंटू जो भी ये वैल्यूज है मल्टीप्लाई करके सम अप करोगे और इस सम अप का अंडर रूट करोगे तो आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगा। सर पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई, कौन सा रिस्कियर है, इसके लिए हम सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्सपेक्टेड एनपीवी, 37947 डिवाइडेड बाय 90,000 एंड 44497 डिवाइड बाय 90,000। तो सर इसमें ज्यादा जो आ रहा है सीवी वो आ रहा है वाई का, तो वाई ज्यादा रिस्कियर है, प्रोजेक्ट वाई ज्यादा रिस्कियर है। क्वेश्चन में फोर्थ रिक्वायरमेंट थी, आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल के बताना था। सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये जिसको आप डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो अपॉन में डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो भी लिख सकते हो। एक्स की बात करें, सर कैश इनफ्लोज की बात करें तो कैश इनफ्लोज क्या है आपका, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गया था 90,000। सर एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो अगर आप एनपीवी में इनिशियल कैश आउटफ्लो ऐड बैक कर दोगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो में इनिशियल कैश आउटफ्लो ऐड बैक कर दोगे अगर एक्सपेक्टेड एनपीवी में, तो आप कहां पहुंचोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पे, डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो 3 लाख और 3,60,000। तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन 3A। सेम क्वेश्चन अगेन अपने अपने क्लासेस में कर चुके हैं सेम फिगर के साथ। अगेन इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फिगर में चेंज था ही नहीं। इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल में आप क्वेश्चन नंबर 9 जाके चेक करोगे अपने मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, दैट इज गिवन फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3B, द रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी एस एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर 10 पीरियड्स आर गिवन बिलो। आपको 10 पीरियड्स के लिए एक तो कंपनी एस की सिक्योरिटी का रिटर्न गिवन है और एक साथ में मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न भी गिवन है। 1 से लेकर 10 साल तक कंपनी एस सिक्योरिटी का रिटर्न और मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न गिवन है। कहते हैं कंप्यूट द बीटा ऑफ सिक्योरिटी एस, सिक्योरिटी एस का बीटा निकाल के बताओ। देन डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक लाइन सिक्योरिटी एस का,
एंड देन सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एस। तो सर अपने को सिक्योरिटी एस के लिए बीटा, कैरेक्टरिस्टिक लाइन और सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करके देनी है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है ऑलरेडी। सबसे पहले अगर बीटा की बात करें तो सर सबसे पहले कॉलम में आप पीरियड कॉपी कर लो, 1 से लेकर 10 साल तक पीरियड कॉपी कर लिए। पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद मार्केट का जो रिटर्न गिवन है वो कॉपी कर लिया, 22 20 18 16 28 -6 5 6 और 11। आरएम के नाम से मार्केट का रिटर्न कॉपी कर दिया, मार्केट का रिटर्न कॉपी कर दिया। इसका एडिशन भी किया है ताकि हमें एवरेज निकालना हो तो निकाल सके। इसके बाद जो सिक्योरिटी का रिटर्न गिवन है एस का वो कॉपी कर लिया, 20 22 25 21 18 -5 17 19 -7 और 20। सर ये भी कॉपी कर दिया और इसका भी टोटल कर लिया, 150 आ गया, 150 आ गया। इसके बाद हम आर एम माइनस बार आर एम करते हैं, दैट इज सर 22, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो हम क्या करते हैं, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका जो सम अप करते हैं उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दिया जाता है। फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए 120 है तो 120 डिवाइड बाई 10 12 आ जाएगा, और सिक्योरिटी का 150 डिवाइड बाई 10 करोगे 15 आ जाएगा। निकाला हुआ है, यहां पे मीन निकाला हुआ है। मार्केट का मीन रिटर्न आ जाएगा, एवरेज रिटर्न आ जाएगा 12 और सिक्योरिटी का आ जाएगा 15। सिंपली कैसे निकाला, 120 डिवाइड बाई 10 पीरियड्स 150 डिवाइड बाई 10। देन आर माइनस बार आर करते हैं तो पहले मार्केट की कैलकुलेशन कितना है, मार्केट का 10 वो 12, मार्केट का है 12 तो 22 माइनस 12 10, 20 माइनस 12 8, 18 माइनस 12 6, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 12 8, 8 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18, 5 माइनस 12 माइनस 7, 6 माइनस 12 माइनस 6, 11 माइनस 12 माइनस 1। सिमिलरली आर माइनस बार आर ऑफ सिक्योरिटी कर लो। सिक्योरिटी का एवरेज कितना आ रहा था, 15 तो 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, 25 माइनस 15 10, 21 माइनस 15 6, 18 माइनस 15 3, माइनस 5 माइनस 15 माइनस 20, 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 15 4, माइनस 7 माइनस 15 माइनस 22 और 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 15 5। इसके बाद आर माइनस बार आर स्क्वायर, तो पहले मार्केट का 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 18 का स्क्वायर 324, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली सिक्योरिटी का आर माइनस बार आर स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 22 का स्क्वायर 484 और 5 का स्क्वायर 25। आर माइनस बार आर स्क्वायर हो गया। अब ये जो आपने स्क्वायर निकाले हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, हम अपने को कोवेरियंस निकालने के लिए जाना है। तो डीएम मल्टीप्लाई बाई डीएस, डीएम मल्टीप्लाई बाई डीएस, स्क्वायर को मल्टीप्लाई नहीं, आर माइनस बार आर मल्टीप्लाई बाय आर माइनस बार आर ऑफ सिक्योरिटी इनटू मार्केट। तो 10 इंटू 5 50, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 8 इंटू 3 24, माइनस 4 इंटू माइनस 20 80, माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 36, माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 22 132, माइनस 1 इंटू 5 माइनस का 5 357। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो 706 डिवाइड बाई 10 कर दो, 706 डिवाइड बाई 10 कर दो, 70.6 आ जाएगा वेरिएंस। 1148 डिवाइड बाई 10 कर दो, 114.8 आ जाएगा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस का रूट, तो 70.6 का रूट करोगे 8.4
और 114.8 का रूट करोगे 10.78। ये आपको सर स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया। इसके बाद अपने को कोवेरियंस की जरूरत पड़ेगी और कोरिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया था 357, इसको डिवाइड कर दो 10 से, आपको आपका कोवेरियंस पता चल जाएगा 35.7। बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कोवेरियंस अंडर रूट में कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो कोवेरियंस था 35.7 और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का था आपका एक सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरियंस मार्केट होता है, बीटा निकाल रहे हैं ना, बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस मार्केट। तो वेरियंस मार्केट का था 70.6, तो 0.51 आपका बीटा आ जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट यही थी, पहली रिक्वायरमेंट में आपको सिक्योरिटी एस का बीटा कैलकुलेट करके देना था। सेकंड रिक्वायरमेंट में आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन ड्रॉ करके देनी है। तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की अगर मैं बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के लिए डेटा लिख लिया सबसे पहले। सर सिक्योरिटी है एस, तो उसका एवरेज निकाला था आपने, एवरेज रिटर्न आया था 15, एवरेज रिटर्न आया था अपना 15। बीटा आपने निकाला 0.51 और मार्केट का एवरेज रिटर्न था आपका 12। जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन होती है उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन को इंडिकेट किया जाता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें a कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न, जो कि आ जाएगा 8.88%, 8.88%। तो ये जो 15 है, ये जो 15 है दैट इज एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी एक्स मतलब बीटा इंटू मार्केट रिटर्न 12%। तो अकॉर्डिंगली इसको किस तरीके से लिख दिया जाता है, सर सिक्योरिटी एस की कैरेक्टरिस्टिक लाइन लिखी जाएगी ए की वैल्यू 8.88 प्लस बीटा है 0.51 इंटू मार्केट रिटर्न जो भी होगा वो आप यहां पे लिख सकते हो। जैसे यहां पे 12 है तो 12 के अकॉर्डिंगली, अदरवाइज ये चेंज होता रहेगा, अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन भी चेंज होती रहेगी। यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, ऐसे कोई रेलेवेंसी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप डायरेक्ट जैसे बताया गया वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके चलो। इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट आपको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट करके देना है। तो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 10.71 आया था स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी एस का, और इसका वेरिएंस आया था 114.8%। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है B2, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सर बीटा आया था 0.51, बीटा आया था 0.51 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया था मार्केट का 8.4, तो 4.284 दैट विल बी योर सिस्टमेटिक रिस्क, दैट विल बी योर सिस्टमेटिक रिस्क अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे निकाल रहे हो तो। और अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो जो टोटल रिस्क होता है उसमें से सिस्टमेटिक हटा दो। सर टोटल रिस्क 10.71 है, जिसमें से सिस्टमेटिक 4.284 हटा दोगे तो 6.426 रह जाएगा। आप इस तरीके से भी सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक निकाल सकते हो, अदरवाइज आप वेरिएंस के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस मार्केट। सर बीटा 0.151 था तो उसका स्क्वायर करके इंटू वेरिएंस था मार्केट का वेरिएंस था 70.6, तो ये आ जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क। और जो टोटल रिस्क है वेरिएंस, उसमें से माइनस करोगे सिस्टमेटिक रिस्क तो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे भी और वेरिएंस के बेसिस पे भी, जो आपको ठीक लगे उसके बेसिस पे आप एग्जाम में अपना सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करके आ सकते हो। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3B। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आपको दे दिया इक्विटी वैल्यूएशन में से, और पार्ट बी जो है वो आपको दे दिया म्यूचुअल फंड में से। 7-7 नंबर की दोनों की ही वेटेज यहां पे आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4A, फॉर द फर्स्ट 4 years इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इज अज्यूम टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 10%। पहले 4 साल ग्रोथ रेट रहेगी 10% की। आफ्टर 4 years द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड
इज अज्यूम टू डिक्लाइन लीनियरली टू 6%। उसके बाद ये 6% तक जाएगी। आफ्टर 7 years इट इज अज्यूम टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 6% इन्फिनिटली। 7वें साल के बाद ये 6% चलेगी हमेशा। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज ₹2 पर शेयर, D1 आपके पास गिवन है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कई आपको अप्लाई करना है वो करना है 14%। आपको वैल्यू निकाल के देनी है स्टॉक की। इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना लिया। ध्यान देना, क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले 4 साल तक आपकी ग्रोथ रेट रहेगी 10%, उसके बाद ये लीनियरली 6% तक जाएगी, मतलब 10 से 9, 8, 7, 6 इस तरीके से। तो होगा क्या, ग्रोथ रेट 1 से लेकर 4 साल तक रहेगी 10%, फिर ये 6% तक जाएगी लीनियरली। तो 5th ईयर में 1% कम होकर 9 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 8 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 7 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में 6 हो जाएगा। जब ये 6 हो जाएगा, जो कि 7वें साल के बाद हो जाएगा, तो फिर ये हमेशा 6% ही चलेगी। फिर ये 6% ही चलेगी, मतलब 7 साल के बाद, मतलब 8वें साल से ये 6% ही चलेगी। क्वेश्चन ने कहा था एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 ₹2 है, तो D1 अगर ₹2 है तो D2 हो जाएगा 2 + 10%, 2.2। 4 साल तक तो 10% ही चलेगा, 2.2 + 10%, 2.42, 2.42 + 10%, 2.662। 4 साल हो गए। 5वें साल में 9%, तो 2.662 + 9%, नेक्स्ट ईयर में 8%, 2.902 + 8%, नेक्स्ट ईयर में 7%, तो 3.134 + 7%, 3.353। आप चाहो तो 8वें साल का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो 7 साल में आपको ये डिविडेंड रिसीव होंगे, तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक बनाते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड लिखते हैं, ईयर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सर इन 7 सालों में तो डिविडेंड रिसीव करेंगे। जब ये कांस्टेंट हो जाता है ग्रोथ रेट, तो हम अपने शेयर को बेच देते हैं, हम अपने शेयर को बेच देते हैं। तो उसके लिए हम 7वें साल के एंड में प्राइस निकालते हैं, दैट इज P7। P7 का फॉर्मूला होता है D8 अपॉन में K - G8। तो D8 आप कैलकुलेट कर लो, D7 × 1 + ग्रोथ रेट ऑफ 8th ईयर। D7 था 3.353, और 8वें साल में दैट इज 7 साल के बाद ग्रोथ रेट 6% रहेगी, तो इसको 6% से बढ़ाने का मतलब डिविडेंड होगा 8th ईयर में 3.554 अपॉन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 14% का, और ग्रोथ रेट होगी 6% की। इसको सॉल्व करोगे तो 7th ईयर के एंड में आपके शेयर का प्राइस 44.425 होगा। इस प्राइस पे हम शेयर को बेच देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट 14% के, जस्ट मल्टीप्लाई करके इसका सम अप करोगे, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। दैट विल बी योर V0 वैल्यू ऑफ स्टॉक 28.7। तो इस तरीके से आप इक्विटी वैल्यूएशन के क्वेश्चन नंबर 4A को सॉल्व करके दे सकते हो। और 4B में आपको एक म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन यहां पे 7 मार्क्स की वेटेज के लिए दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4B, देयर आर 2 म्यूचुअल फंड्स, X म्यूचुअल फंड एंड Y म्यूचुअल फंड। 2 म्यूचुअल फंड है X और Y, each having closed ended equity scheme, NAV as on 31st December 2022 of equity scheme of X mutual fund is ₹70.71, consisting 99% इसमें इक्विटी है और 1% कैश है, and that of Y mutual fund is 62.50, कंसिस्टिंग 96% इसमें इक्विटी और 4% बचा हुआ कैश है। तो 2 म्यूचुअल फंड स्कीम X और Y 31/12/2022 को एनएवी बता दिया दोनों का, और उसके अंदर कितना परसेंट इक्विटी और कितना परसेंट कैश है वो बता दिया। फॉलोइंग इज द अदर इंफॉर्मेशन, दोनों ही म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो, ट्रेन्यो रेशियो और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है। There is no change in portfolio during the next month, and annual average cost is ₹3 per unit for the scheme of both the mutual fund। ₹3 per unit की कॉस्ट है हर एक स्कीम में। For calculation consider 12 months in a year, एक साल में 12 महीने मान के चलो।
एंड इग्नोर नंबर ऑफ डेज फॉर पर्टिकुलर मंथ, 31 दिन, 28, 29 दिन, ऐसा कुछ मत मान के चलो। कैलकुलेट एनएवी आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद एनएवी निकाल के बताओ अगर मार्केट 5% डाउन चला जाता है तो। अगर मार्केट 5% डाउन चला जाता है तो बताओ एक महीने के बाद क्या एनएवी होने वाला है। तो सर इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे वर्किंग नोट बनाए हैं, डीकंपोजिशन ऑफ फंड इनटू इक्विटी एंड कैश कंपोनेंट। देखो म्यूचुअल फंड दो थे, एक्स और वाई। एज पर क्वेश्चन हमें बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 को एक्स म्यूचुअल फंड का प्राइस था 70.71 और वाई का था 62.50। यहां पे थोड़ा सा मैं डेट चेंज करूंगा और डेट है 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, जिसमें एज पर क्वेश्चन एक्स म्यूचुअल फंड में 99% इक्विटी था जबकि वाई में ये 96% था। तो इक्विटी का परसेंटेज जो है वो 99 और 96% है। तो अगर हम बात करें तो 70.71 में 70.71 का 99% मतलब 70 रुपए, इसमें इक्विटी एलिमेंट है। वाई में बात करें तो 62.5 का 96%, इसमें 60 रुपीज का इक्विटी एलिमेंट है। तो इसमें 0.71 जो बच गया वो कैश का एलिमेंट है और वाई में जो 2.5 बच गया वो कैश का एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो जो हमें इक्विटी और कैश का कंपोजिशन बताया था उससे हमने जो एनएवी था उसको अलग अलग कर लिया। देन अगर मैं बात करूं तो हम इसमें बीटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प रेशियो। अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो बीटा जो है हमारा शार्प रेशियो जो है, शार्प रेशियो 2 है, शार्प रेशियो हमारा 2 है। फॉर्मूला होता है आर माइनस आर एफ अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से हम क्या है, आर माइनस आर एफ दैट इज रिस्क प्रीमियम एक तरीके से, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास गिवन था दैट इज 11.25। तो इसका मतलब ये जो ई आर माइनस आर एफ है वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 22.5। इसके बाद आप ट्रेन्यो रेशियो यूज कर सकते हो। ट्रेन्यो रेशियो गिवन है 5, ट्रेन्यो रेशियो गिवन है 5। सर ये 15 लिखा हुआ है जबकि ये 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो एक छोटा सा चेंज करवाता हूं, अब आंसर तो बनाया हुआ है, यहां पे जो है ट्रेन्यो रेशियो में 5 की जगह 15 कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलना है। तो 15 ट्रेन्यो रेशियो है जिसका फॉर्मूला होता है ई आर माइनस आर एफ अपॉन में बीटा। तो यहां पे ट्रेन्यो रेशियो गिवन था अपने पास 15, तो ये हो गया 15 बीटा इज इक्वल टू 22.5। तो यहां से आप अपना बीटा कैलकुलेट कर सकते हो जो कि 1.5 कैलकुलेट होके आएगा। सिमिलर कैलकुलेशन वाई के केस में की जा सकती है। पहले शार्प रेशियो अप्लाई हो जाएगा, शार्प रेशियो गिवन है 3.3 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन आपका 5। तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 5, 16.5 आ जाएगा ई आर माइनस आर एफ। जब ई आर माइनस आर एफ आ गया आपके पास तो अब आप ट्रेन्यो रेशियो यूज कर लो। इसके अंदर तो ट्रेन्यो 15 ही गिवन है, तो सर ये आ जाएगा आपका बीटा आ जाएगा 1.1 का, बीटा आ जाएगा 1.1 का। इससे क्या है आप इक्विटी में कितना इंपैक्ट आएगा वो देख सकते हो। हुआ क्या, एज पर क्वेश्चन आपका जो मार्केट है वो 5% से डाउन गया। मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है। अब जो एक्स है उसका बीटा है 1.5, तो इसका मतलब एक्स में इंपैक्ट आएगा 7.5% डाउन जाएगा। और वाई का बीटा है 1.1, तो इसमें 5.5% डाउन जाएगा, 5.5% डाउन जाएगा। तो एक महीने के बाद कैश की क्या कहानी होगी। सर जो कैश था 0.71, कैश था आपका 0.71। एज पर क्वेश्चन आपका जो खर्चा है वो 3 रुपए पर यूनिट पूरे साल का है। अगर 3 रुपए पर यूनिट पूरे साल का है तो 3/12 एक महीने का 25 पैसे का खर्च हो जाएगा, तो आपके पास कैश बचेगा 0.46। सिमिलरली वाई में आपके पास कैश एलिमेंट था 2.5, उसमें से 25 पैसे का खर्चा हो जाएगा तो 2.25 बचेगा। सिमिलरली जो आपका इक्विटी था, इक्विटी आपका कितना चल रहा था। सर इक्विटी एलिमेंट हमने निकाला था, यहां पे इक्विटी एलिमेंट आपका चल रहा था 70 का।
इक्विटी एलिमेंट आपका चल रहा था 70 का, 70 में से 7.5% डाउन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64.75, और वाई म्यूचुअल फंड में आपका इक्विटी का एलिमेंट था 60 जो कि 5.5% से डाउन हो जाएगा तो ये बच जाएगा 56.7। इसमें कैश की अमाउंट ऐड कर दो 0.46 और 2.25 तो आपको आपका एनएवी बैलेंस आफ्टर 1 मंथ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये क्वेश्चन मे बी एग्जाम में आपसे पूछ ले, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी जो हम क्वेश्चंस अपनी क्लासेस में करते हैं उसके कंपैरिजन में। आपके स्टडी मटेरियल में से ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पिक किया है 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। इसमें मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा चेंज कराया, ये 5 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे 15 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन कराई थी। आप चाहो तो 5 के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि 5 के हिसाब से कैलकुलेशन करने का मतलब है यहाँ पे ये जो बीटा है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ये जो बीटा है वो 4.5 आ जाएगा, आपका काफी हाई हो जाएगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलना है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हो तो सर क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है दैट इज गिवन फ्रॉम योर पोर्टफोलियो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और पार्ट बी जो है वो गिवन आपका जेनसन मॉडल में से, और सर ये भी आपको पोर्टफोलियो में से ही गिवन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वी कैन से फुल्ली डेडिकेटेड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5A, Subho has invested in 4 securities M, N, O and P and the particulars of which are as follows। एक इन्वेस्टर ने 4 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, M में 1,25,000, N में 1,50,000, O में 80,000 और P में 1,45,000 का इन्वेस्टमेंट किया। बीटा जो है हर एक सिक्योरिटी का बीटा गिवन है 0.6, 1.5, 0.9 और 1.3। इफ आरबीआई बॉन्ड्स कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, सर आरबीआई का जो रेट होता है वो रिस्क फ्री होता है, एंड निफ्टी यील्ड 14%, निफ्टी जो होता है वो मार्केट रिटर्न को इंडिकेट करता है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके बताना है। उसके बाद कहते हैं इफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ओ, चलो पहले एक बार बात कर लेते हैं यहां तक कि सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करके दो। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार कर लिया था 5A का। सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो बीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, आपको वेट्स पता होने चाहिए हर एक सिक्योरिटी के, हर एक सिक्योरिटी के वेट पता होने चाहिए। या तो आप पोर्टफोलियो बीटा इस तरीके से निकाल सकते हो या इस तरीके से। दूसरा वाला तरीका कराता हूं मैं जिसमें समझना आपके लिए ज्यादा इजी है। सर 4 सिक्योरिटीज है MNOP, हर एक में अमाउंट कॉपी कर लो 1,25,000, 1,50,000, 80,000 और 1,45,000, टोटल हो गया 5 लाख। प्रपोर्शन निकाल लो 1,25,000 डिवाइड बाई 5 लाख, 1,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 5 लाख एंड 1,45,000 डिवाइड बाई 5 लाख। इसके बाद आपको हर एक सिक्योरिटी का बीटा गिवन है 0.6, 1.5, 0.9 और 1.3, वो कॉपी करो और वेट को बीटा से मल्टीप्लाई करके इसका सम अप कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये वेट्स निकाल लो, आपके पास बीटा गिवन है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 0.60 इंटू 0.25, 1.5 इंटू 0.3, 0.90 इंटू 0.16, 1.3 इंटू 0.29। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जब अमाउंट गिवन हो तो स्टेटमेंट बनाना आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। तो सर पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये कि आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना था। देन क्वेश्चन ने कहा इफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ओ, अगर ये जो ओ वाली सिक्योरिटी है इसको रिप्लेस कर दिया जाए आरबीआई बॉन्ड से, मतलब इसका बीटा हो जाएगा 0, क्योंकि ये रिस्क फ्री होगा तो बीटा 0 हो जाएगा। व्हाट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज विल बी देयर इन पोर्टफोलियो बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आपको बताना है पोर्टफोलियो के बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या चेंज आएगा। तो सर सिंपल सी बात है, ये सब कुछ सेम चलेगा, लेकिन ये जो बीटा है ओ का ये 0 हो जाएगा, ये जो बीटा है ओ का ये 0 हो जाएगा। अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करते हो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF जो है वो तो 8% गिवन ही है और RM जो है वो 14% रहेगा। आपको चाहिए बीटा, तो सर बीटा की जो कैलकुलेशन है, अच्छा अभी तो ये वाला रिटर्न निकाला है, इसके बेसिस पे 1.121 के बेसिस पे रिटर्न आ रही थी आपकी 14.726। जब आप
ओ को रिप्लेस करके आरबीआई का बॉन्ड ले आओगे, उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि ये 0.15 सेम रहेगा, ये 0.45 सेम रहेगा, ये 0.144 जो है ये जीरो हो जाएगा, और ये 0.377 मतलब 0.977 बीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आरएफ प्लस बीटा चेंज करके इंटू आरएम माइनस आरएफ आपको आपका नया एक्सपेक्टेड रिटर्न पता चल जाएगा। बस इसका तो इतना छोटा सा ही आंसर ही था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। इसके बाद इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट अटैच किया गया, सर ये भी पोर्टफोलियो में से ही है, जेंसन मॉडल। पोर्टफोलियो में भी हम जेंसन मॉडल पढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड में भी हम जेंसन मॉडल पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बिलो कंप्यूट एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस, जेंसन तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बताता है, ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग द जेंसन मॉडल ऑफ डिफरेंशियल रिटर्न। 3 पोर्टफोलियो है 1 2 3, हर एक का रिटर्न गिवन है और हर एक का बीटा भी गिवन है। मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न रहेगा 12% का और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रहेगा 6% का, ताकि आप आरएफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ इजीली अप्लाई कर सको। तो सर इसका सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए तैयार करा हुआ है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर सीएपीएम आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आरएफ सर आरएफ रहेगा आपका 6% का, आरएफ रहेगा आपका 6% का प्लस आर एम माइनस आर एफ, आर एम रहेगा आपका 12 का, तो 12 माइनस 6 12 माइनस 6 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय बीटा। सर बीटा है आपका 1.2 0.8 और 1.4। अकॉर्डिंगली ये आपका रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर सीएपीएम आ जाएगा। देन आपके पास पोर्टफोलियो की रिटर्न गिवन ऑलरेडी, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली रियलाइज्ड रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअली रियलाइज्ड रिटर्न ये है, एंड रिटर्न अंडर सीएपीएम जो आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज नॉन एज अल्फा एज पर जेंसन्स अल्फा, एंड दे आर एज फॉलोज। तो पोर्टफोलियो 1 2 और 3 का आप अल्फा निकाल सकते हो। एक्चुअल रिटर्न कॉपी कर लो 14.5 9.5 और 18, और इसमें से माइनस कर दो रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर सीएपीएम, तो आपको आपका जेंसन अल्फा पता चल गया। तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो पोर्टफोलियो 3 की है। इसके बाद पोर्टफोलियो 1 का नंबर आता है, पोर्टफोलियो 2 जो है वो नेगेटिव है। द बेस्ट परफॉर्मेंस इज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर 3 हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव अल्फा। नेक्स्ट बेस्ट हो गया आपका पोर्टफोलियो 1, और पोर्टफोलियो तो अंडर परफॉर्म है क्योंकि इसकी अल्फा वैल्यू नेगेटिव कैलकुलेट होके आ रही है। तो बस इस क्वेश्चन का इतना सा ही आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक छोटा बनाया गया 14 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए और बी दोनों ही पार्ट इसके छोटे छोटे गिवन थे। इसके बाद आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हो, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको एक हेजिंग का क्वेश्चन दे दिया, आपको एक हेजिंग का क्वेश्चन दे दिया डेरिवेटिव में से, और बी पार्ट भी डेरिवेटिव में से कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन का क्वेश्चन दे दिया, कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6A, डिसाइड विच पोजीशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर, डेरिवेटिव फ्यूचर का क्वेश्चन है, गिव्स ए स्पेकुलेटर ए कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर पे एक स्पेकुलेटर क्या पोजीशन ले ताकि कंप्लीट हेजिंग हो जाए। 3 सिचुएशन है। पॉइंट नंबर 1, द शेयर ऑफ यस लिमिटेड इज गोइंग टू राइज। यश लिमिटेड कंपनी का शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ही हैज ए लॉन्ग पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ ₹100 लाख ऑन द यश लिमिटेड। सर ठीक है, यश लिमिटेड का शेयर बढ़ता जा रहा है और हमारी लॉन्ग पोजीशन है, तो हम तो अच्छी पोजीशन में है। द बीटा ऑफ यश लिमिटेड इज 1.25। बीटा जो चल रहा है यश लिमिटेड का वो 1.25 का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप लॉन्ग के अगेंस्ट में हेजिंग करनी हो तो शॉर्ट करना होता है, शॉर्ट के अगेंस्ट में हेजिंग करनी हो तो लॉन्ग करना होता है। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो वैल्यू टू बी ट्रेडेड इन फ्यूचर जो होगा, फ्यूचर में जो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए इंडेक्स में, वो करने का तरीका क्या होता है, अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो इनटू हेज रेशियो, अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो इनटू में हेज रेशियो। तो पोर्टफोलियो की अमाउंट अगर आपकी 100 लाख की होगी तो उसको मल्टीप्लाई आपने करना पड़ेगा हेज रेशियो से, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा हेज रेशियो से। मतलब यश लिमिटेड अगर बढ़ता जा रहा है, 100 लाख का ट्रांजेक्शन है,
बीटा 1.25 है, तो 125 लाख रुपए का 125 लाख रुपए का आप उल्टा ट्रांजैक्शन कर लो, मतलब शॉर्ट कर लो। क्योंकि हेजिंग के लिए क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन आपकी है तो शॉर्ट पोजीशन लो, शॉर्ट पोजीशन है ऑलरेडी तो आप लॉन्ग पोजीशन लो। बीटा 1.25 है तो 1.25 गुना 100 लाख के कंपैरिजन में 125 लाख का शॉर्ट पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, द शेयर ऑफ नो लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रीशिएट। एक कंपनी है नो लिमिटेड जिसका गिरता जा रहा है प्राइस, ही हैज ए शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ ₹50 लाख ऑन द नो लिमिटेड। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो आपको नो पोजीशन वो लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी। एंड द बीटा ऑफ द नो लिमिटेड इज 0.90, तो 50 का 0.90 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए का आपको लॉन्ग करना पड़ेगा। तो नो लिमिटेड डेप्रीशिएट होता जा रहा है, 50 लाख की आपने पोजीशन ले रखी है शॉर्ट, तो 50 का 0.90 के अकॉर्डिंगली 45 लाख रुपए का लॉन्ग कर लो, 45 लाख रुपए का लॉन्ग कर लो। प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फॉर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑन इंडेक्स फ्यूचर क्या कहता है, अगर प्राइस बढ़ता जा रहा है तो एक्शन इन स्टॉक मार्केट अगर आपने बाई या लॉन्ग कर रखा है तो सेल या शॉर्ट करो, और अगर स्टॉक का प्राइस गिरता जा रहा है और आपकी पोजीशन शॉर्ट है तो उसका उल्टा करके बाई या लॉन्ग पोजीशन ले लो, जो कि हमने नो लिमिटेड में किया। तीसरे पॉइंट में बात करें तो द शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड इज गोइंग टू स्टेगनेट, इंपैक्ट मतलब चेंजेस नहीं है। ही हैज ए शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ 40 लाख ऑफ द फेयर लिमिटेड, और इसका जो बीटा चल रहा है वो 0.75 चल रहा है। तो सर आप देख रहे हो कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन शॉर्ट है, शॉर्ट है तो आपको लॉन्ग करना पड़ेगा। 40 लाख रुपए की आपने पोजीशन ले रखी है तो 0.75 के अकॉर्डिंगली 30 लाख रुपए का आप लॉन्ग ले लो। सिंपल कहूंगा, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हेजिंग करनी है कंप्लीट, तो आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो शॉर्ट पोजीशन लो, शॉर्ट पोजीशन ले रखी है तो लॉन्ग पोजीशन लो, और बीटा के हिसाब से अगर बीटा ज्यादा है तो जैसे यहां पे 1.25 था तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.9 था 0.9 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.75 है तो 0.75 से अमाउंट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ हेजिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से 6B की तरफ बढ़े तो सर 6B जो है वो आपको ऑप्शन में से एक क्वेश्चन दे दिया गया, ऑप्शन में से एक क्वेश्चन दे दिया, ए पुट एंड ए कॉल ऑप्शन ईच हैव एन एक्सपायरेशन डेट 6 months hence एंड एन एक्सरसाइज प्राइस ₹9। चाहे पुट ऑप्शन की बात करूं चाहे कॉल ऑप्शन की बात करूं, 6 महीने बाद का एक्सपायरेशन डेट है और एक्सरसाइज प्राइस इसका ₹9 का कोट किया जा रहा है। द इंटरेस्ट रेट फॉर द 6 month पीरियड इज 3%। 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में 3% का। पॉइंट नंबर 1, इफ द पुट हैज ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹2, पुट का आज मार्केट प्राइस मान लो ₹2 है एंड शेयर चल रहा है ₹10 पर शेयर का, तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कॉल। तो सर आपको पुट का प्राइस गिवन है, आपके पास एक्सरसाइज प्राइस भी है, तो आपको कॉल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करके देनी है तो इसके लिए आप पुट कॉल पैरिटी थ्योरी जो है उसकी हेल्प ले सकते हो। हमें पता है कि पुट कॉल पैरिटी थ्योरी में वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इज इक्वल टू करंट स्पॉट प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ पुट होता है। अगर इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखें तो वैल्यू ऑफ कॉल को हम सी लिख देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस को ईपी इंटू ई की पावर -RT इज इक्वल टू करंट स्पॉट प्राइस SP0 प्लस वैल्यू ऑफ पुट इज इंडिकेटेड बाई P। सबसे पहले केस ए की बात करते हैं, फॉर्मूला कॉपी कर लिया, C प्लस ईपी इंटू ई की पावर -RT इज इक्वल टू SP0 प्लस P। C इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस P, और ये इधर आकर माइनस में डाल दिया ईपी इंटू ई की पावर -RT, क्योंकि अपने को तो कॉल की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो सवाल स्पॉट की अगर बात करें, स्पॉट की अगर बात करें ₹10 का शेयर है, ₹10 का एक शेयर है। पुट की वैल्यू की बात करें तो सर पुट का मार्केट प्राइस ₹2 है, पुट का मार्केट प्राइस ₹2 है, माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना है ₹9 इंटू ई की पावर -RT, तो सर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 महीने के लिए। इसकी अगर आप ई टेबल में जाके वैल्यू देखते हो तो ये ई टेबल में आपको वैल्यू मिल जाएगी, ई की पावर माइनस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो -RT, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.03
इंटू टी टाइम पीरियड है 6/12। इसकी वैल्यू अगर आप ई टेबल में जाके देखते हो तो आपको ये ई टेबल में वैल्यू मिलती है 1.01511। अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करोगे 10 + 2 12 माइनस ये वैल्यू हो गई 8.86, तो कॉल की वैल्यू 3.14 आ जाएगी। एग्जाम में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये जो ई की वैल्यू है ये आपको बताई जाएगी कहीं ना कहीं। जैसे इसमें तो एमटीपी में दिया नहीं हुआ है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, आज तक जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं ई की टेबल की वैल्यू जो है वो गिवन होती है, हमें तो कभी भी कैलकुलेट करना नहीं होता है। बी सिचुएशन देखें तो कहते हैं अगर पुट का मार्केट प्राइस 2 रुपए ही हो, साथ में कॉल का भी वैल्यू बता दिए इस बार 4 रुपए, इस बार आपको शेयर का प्राइस बताना है, मतलब SP0 बताना है, स्पॉट प्राइस बताना है। तो इक्वेशन सेम ही होगी, C + EP इंटू ई की पावर माइनस RT इज इक्वल टू SP0 + P। इस बार आपको SP0 निकालना है, इस बार आपको SP0 निकालना है, तो फॉर्मूला बन गया C + EP इंटू ई की पावर माइनस RT और ये इधर आकर -P हो गया। सर स्पॉट प्राइस निकालना है, कॉल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ कॉल है 4 रुपए की, वैल्यू ऑफ कॉल है 4 रुपए की, प्लस ई एक्सरसाइज प्राइस 9 इंटू ई की पावर सेम चलेगा जो यहां पे था, माइनस कॉल की जो वैल्यू है, सर कॉल की वैल्यू यहां पे 2 रुपए लिखी हुई है और यहां पे जो है कॉल की वैल्यू 1 रुपए लिखी हुई है। तो यहां पे जो कॉल की वैल्यू है, यहां पे जो कॉल की वैल्यू है, एक काम करता हूं मैं क्वेश्चन में ही चेंज करवाता हूं, यहां पे 1 रुपए कर लो कॉल की वैल्यू, कॉन्सेप्चुअल जाना है अपने को, कोई आंसर थोड़ा मैच करने, -1, तो SP0 इज इक्वल टू 4 प्लस इसको सॉल्व कर लो -1, तो सर ये आ जाएगा 11.86। इसके बाद ये भी तीसरी सिचुएशन है, कहते हैं इफ द कॉल की मार्केट वैल्यू है 5 रुपए, इस बार सी है 5 रुपए, मार्केट प्राइस SP0 बता दिए 12 रुपए पर शेयर, इस बार पुट की वैल्यू P निकाल के बताना आपको, इस बार P निकाल दो, फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा C + EP इंटू ई की पावर माइनस RT इज इक्वल टू SP0 + P। अगर आपको P निकालना है तो C + EP इंटू ई की पावर माइनस RT माइनस SP0 हो जाएगा। कॉल की वैल्यू इस बार चल रही है आपकी 5 रुपए, कॉल की वैल्यू इस बार चल रही है आपकी 5 रुपए, प्लस EP इंटू ई की पावर माइनस RT ये सेम ही चलेगा जो पहले चल रहा था, माइनस स्पॉट प्राइस हो गया 12 रुपए, स्पॉट प्राइस हो गया 12 रुपए, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ पुट आ जाएगा 1.86। तो 3 केसेस हैं, बट तीनों ही केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको केवल और केवल पुट कॉल पैरिटी का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरा फॉरेक्स में से दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट भी फॉरेक्स में से दे दिया और पार्ट बी जो है वो भी आपको यहां पे फॉरेक्स टॉपिक में से ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7A, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन ऑफ एम कंपनी। एक कंपनी के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपके पास गिवन है और वो भी फॉरेन करेंसी में। एन इंडियन एक्सपोर्ट फर्म है एमएन कंपनी विच हैव नो फॉरेन सब्सिडरी। अगर मैं बात करूं तो इनका $US में 4 करोड़ रुपए का इनफ्लो और 2 करोड़ का आउटफ्लो है। स्पॉट रेट चल रहा है 48.01 रुपी पर डॉलर और फॉरवर्ड रेट है 48.82 रुपी पर डॉलर। फ्रेंच फ्रैंक की बात करें तो 2 करोड़ रुपए का इनफ्लो होना है, 80 लाख रुपए का आउटफ्लो है, 7.45 रुपी पर एफएफ और 8.12 रुपी पर एफएफ आपका स्पॉट और फॉरवर्ड रेट चल रहे हैं। यूके पाउंड की बात करें तो पाउंड में 3 करोड़ का अपने को इनफ्लो आना है, 2 करोड़ का आउटफ्लो होना है, रेट चल रहा है 75.57 स्पॉट में और फॉरवर्ड में 75.98। येन की बात करें तो येन में अपने पास 1.5 करोड़ आना है, 2.5 करोड़ जाना है, रेट चल रहा है 3.2 और 2.4 का। क्वेश्चन की डिमांड है डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपी एंड आर एनी ऑफ द एक्सपोजर पोजीशन ऑफसेटिंग टू सम एक्सटेंट। तो इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए मैंने बना के ऑलरेडी तैयार करा हुआ है। सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में भी करते हैं। सबसे पहले आप अपना नेट एक्सपोजर कैलकुलेट कर लो, स्पॉट रेट इन लैक्स। 4 करेंसी थी, $, एफएफ, यूके पाउंड और जापानीज येन। तो 5 कॉलम बना लिए हैं इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इनफ्लोज और आउटफ्लो देख लिया कि सर इनफ्लो होना है अपने को 400 लाख का, सारी फिगर लैक्स में ले ली। 400, 200, 300 और 150 का अपने पास इनफ्लो आना है, जबकि अपना जो आउटफ्लो होना है वो होना है 200,
80, 200 और 250 का। तो नेट पोजीशन की बात करें तो सर नेट इनफ्लो आना है 200 का, नेट इनफ्लो 120 का, नेट इनफ्लो 100 का, और यहां पे नेट आउटफ्लो होना है 100 का। स्पॉट रेट की बात करें तो स्पॉट रेट गिवन है 48.01, 7.45, 75.57 और 3.20। तो सर स्पॉट के हिसाब से ये कैलकुलेशन बनती है, स्पॉट के हिसाब से ये कैलकुलेशन बनती है कि कितना कितना रुपी टर्म्स में अपना इनफ्लो और आउटफ्लो होना है। और अगर फॉरवर्ड की बात करें तो सर फॉरवर्ड में भी सेम कॉपी करो कि हमारा इनफ्लो कितना कितना और आउटफ्लो कितना कितना है, तो नेट पोजीशन सेम आएगी फिर से, लेकिन इस बार रेट से मल्टीप्लाई करो फॉरवर्ड रेट से। फॉरवर्ड रेट आपके पास गिवन है 48.82, 8.12, 70, 5.98 और 2.4। अकॉर्डिंगली आपका फॉरवर्ड रेट के हिसाब से ये इनफ्लो और आउटफ्लो होना है। तो अगर हम चेक करें तो पहली जो करेंसी है यूएस डॉलर, उसमें स्पॉट के अकॉर्डिंगली 9602 है, जबकि फॉरवर्ड में 9764 है। तो इसका मतलब फॉरवर्ड में आपको बेनिफिट होगा 162 का। सिमिलरली एफएफ में 894 स्पॉट में है, जबकि फॉरवर्ड में इनफ्लो आएगा 974.4 का, तो इनफ्लो है तो अपने को बेनिफिट होगा 80.4 का। पाउंड में बात करें तो 7557 से आपको 7598 का इनफ्लो मिलेगा, 41 का बेनिफिट होगा। और यहां पे आपको 320 का आउटफ्लो होता और यहां पे आपको 240 का आउटफ्लो होगा, तो इसमें भी 80 का फायदा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपको यहां पे नेट बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो नेट एक्सपोजर है यहां पे। अगर आप फॉरवर्ड में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको टोटलिटी में इतना बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अलग अलग करेंसी में हमने कैलकुलेट कर दिया है। बाकी आप रुपी टर्म्स में टोटल देखना चाहो तो सर रुपी टर्म्स में अपने को 363.4 लाख का नेट बेनिफिट देखने को मिलेगा। बस इसी को नेट एक्सपोजर पोजीशन बोलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में भी आपको फॉरेक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया। कहते हैं फॉलोइंग आर द यूएसडी पर आईएनआर स्पॉट एंड 3 मंथ फॉरवर्ड कोट्स अवेलेबल। अपने पास स्पॉट और 3 महीने का फॉरवर्ड रेट अवेलेबल है। विच करेंसी इज इन फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। अपने को बताना है कौन सी करेंसी प्रीमियम और डिस्काउंट पे है। एंड कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। स्पॉट चल रहा है आपका ₹75.42 और 75.50 बिड और आस्क रेट रुपी पर डॉलर। और 3 मंथ के स्वैप पॉइंट चल रहे हैं 20 और 30। तो ठीक है, 3 मंथ के स्वैप रेट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार करा हुआ है। तो 3 महीने के फॉरवर्ड रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिड रेट आपका 75.42 और आस्क रेट आपका 75.50 का। इसके अंदर स्वैप पॉइंट ऐड कर लो क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 20 और 30। तो ये हो जाएगा 75.62 और ये हो गया 75.80। तो सर स्पॉट जो है उसमें 0.11 का स्प्रेड था, इसमें 0.24% का स्प्रेड है। लिखते हो चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो सिंस द रेट्स आर इन बिड आस्क फॉर्म है, वी नीड टू कैलकुलेट द मिड रेट टू डिटरमाइन द फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो 75.42 और 75.50, तो आप इसका एवरेज करोगे तो ये 75.46 आएगा। और यहां पे 75.62 प्लस 75.80 इसका एवरेज करेंगे तो ये 75.71 आएगा। तो आप कह सकते हो सर यहां पे डॉलर जो है वो प्रीमियम पे है क्योंकि फॉरवर्ड में आपको रुपी ज्यादा देना पड़ रहा है और रुपी जो है वो डिस्काउंट पे है। तो यूएसडी जो है वो महंगा हो रहा है, तो यूएसडी जो है वो प्रीमियम पे है और आईएनआर जो है वो डिस्काउंट पे है। फॉरवर्ड प्रीमियम का फॉर्मूला होता है एफआर माइनस एसआर अपॉन में एसआर इंटू 12 अपॉन में एम इंटू 100। सर फॉरवर्ड रेट है 75.71 माइनस स्पॉट रेट है 75.46 डिवाइडेड बाई 75.46 इंटू 12। और अपने पास जो डेटा गिवन था क्वेश्चन में 3 महीने का था, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 100। 1.33% प्रीमियम पे है यूएस डॉलर। सो यूएस डॉलर इज इन फॉरवर्ड प्रीमियम बाई 1.33%। रुपया आपका डिस्काउंट पे है, फॉर्मूला हो जाता है उल्टा, तो अप्लाई कर दो। स्पॉट रेट 1 अपॉन में 75.71 माइनस 1 अपॉन में 75.46 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में 75.46 इंटू 12 अपॉन में 3 इंटू 100। सर ये आ जाएगा 1.27%। तो जो आईएनआर रुपी है वो आपका डिस्काउंट पे है 1.27%।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल गिवन है, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब 70 मार्क्स का मैं प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरी क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना था। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, पार्टिसिपेटरी नोट्स और सेल एंड लीज बैक है। 5, 5 और 4 नंबर का नो डाउट पढ़ लो आपका मन है तो, बट मेरा सजेशन तो यही है सर, प्रैक्टिकल में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, थ्योरी और वो भी एफएम की थ्योरी में मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप कितना भी अच्छा लिख लो, 5 में से आपको 3 नंबर 4 नंबर मिलेंगे, बट यहां पे अगर आप 14 नंबर का सही क्वेश्चन करोगे, 14 में से 14, इसमें आप कितना भी अच्छा लिख लेना, 5 में से 4, 5 में से 4, 4 में से 3, तो 15, 14 में से 10, 11 नंबर ही आएंगे, वो भी तब जब आपको तीनों पार्ट आते होंगे तब। प्रैक्टिकल तो आप वैसे भी छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, फिर से बोलूंगा, अपने को प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। केवल प्रैक्टिकल के बेसिस पे हम एसएफएम का 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 नंबर की थ्योरी अपने को अटेम्प्ट करनी है, जो कि एमसीक्यू पैटर्न है। और सर वो जो एमसीक्यू पैटर्न वाली थ्योरी है, मैं कहूंगा अगर आप स्टडी मटेरियल में आपके चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू गिवन है वो भी अगर करके चले जाओगे तो भी आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का रेलिवेंट कंटेंट जो है वो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपडेशन नोटिफिकेशन। इसके अलावा मोबाइल ऐप को तो डाउनलोड करके छोड़ ही लीजिए, क्योंकि मैंने आपके सामने ये जो सॉल्यूशन रखे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, फ्री टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिलेगी। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन के कंटेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये जो नोट्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो क्लासेस बाई करनी है तो आपको वहां पे काफी सारे ऑप्शन, जो कि पूरी इंडस्ट्री में शायद आपको कोई प्रोवाइड ना कराता हो, उतने ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन 1 मंथ तक का ऑप्शन आपको हमारे चैनल वो ऐप पे मिल जाएगा। आप हमारी क्लासेस केवल 1 मंथ के लिए भी बाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, कुछ चैप्टर उनको रिवाइज करने हैं, तो वो 1 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, आपके एग्जाम तक के प्लान, आपको हर एक कोर्स के, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 प्लान्स वैलिडिटी को लेकर वहां पे देखने को मिल जाएंगे विद रीजनेबल प्राइसेस। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर 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 कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।